Good morning. Today is 31st of May 2017 and we are going to discuss the articles of The Hindu. सबसे पहले नजर डालते हैं कौन कौन से आर्टिकल्स आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला जो आर्टिकल है, भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली और कोच अनिल कुंबले के बीच में डिफरेंसेस की खबरें आई। तो अब देखिए टीम के लिए अच्छी बात नहीं है क्योंकि 1 जून से चैंपियंस ट्रॉफी स्टार्ट होने वाली है। तो क्रिकेट से रिलेटेड आर्टिकल है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इसे हम नहीं डिस्कस करेंगे। नीचे का जो आर्टिकल है, मानसून ने दस्तक दी हमारे देश में केरला के अंदर में, और इस बार मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की यह संभावना है कि इस बार अच्छी खासी बारिश होगी। तो उससे रिलेटेड जो भी पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे इस आर्टिकल से। बीच का जो आर्टिकल काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। अब देखिए ये विडंबना है, एक तरफ तो काफी मात्रा में जो फूड है वो वेस्ट हो जाता है, दूसरी तरफ में काफी संख्या में जो लोग हैं वो भूखे रह जाते हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट थीम है इस आर्टिकल की। इस आर्टिकल को हम विस्तार से डिस्कस करेंगे। नीचे का जो आर्टिकल है वो वरुण गांधी के द्वारा लिखा गया है। क्या फार्मर्स पर टैक्स लगाना चाहिए, इस इशू को हमने विस्तार से डिस्कस किया था और इस आर्टिकल से भी हमें काफी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलेंगे। तो इस आर्टिकल को भी हम डिस्कस करेंगे। यहां पे साइड में जो आर्टिकल है, केरला के मुख्यमंत्री के साथ में आज इंटरव्यू प्रकाशित हुआ है। सारे जो पॉइंट्स हैं वो पॉलिटिक्स से रिलेटेड, राजनीति से संबंधित पॉइंट्स हैं, तो नहीं काम का हमारे लिए, इस आर्टिकल को हम छोड़ देंगे। नीचे का जो आर्टिकल है वो भी जीका वायरस से रिलेटेड है। कल हमने इस इशू को डिस्कस किया था, सेम पॉइंट्स हैं, नहीं डिस्कस करेंगे इस आर्टिकल को। यहां पे जीएसटी के पक्ष और विपक्ष के सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस किए थे, लेकिन इस आर्टिकल में हमें 3 नए पॉइंट्स मिलेंगे। तो उन 3 पॉइंट्स को हम अपने नॉलेज बेस में ऐड करेंगे। और डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले देखिए थोड़ी सी सूचना है। जैसा मैंने मंडे को आपको बताया था कि द हिंदू की डिस्कशन अब हम सिर्फ 2 हफ्तों के लिए रोक देंगे, क्योंकि देखिए 2 इश्यूज हैं। 2017 के लिए जो टेस्ट दे रहे हैं उनको अब न्यूज़पेपर पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। 2 हफ्तों के लिए, 2 हफ्तों के लिए अब कुछ भी ऐसा नया नहीं होगा जो जिस पे क्वेश्चंस आ सकता है, क्योंकि क्वेश्चन पेपर जो है ऑलरेडी सेट हो चुका है। अब अगर बात करें 2018 के लिए जो प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए, तो देखिए काफ़ी समय बचा है और ऐसा नहीं है कि हम ये 15 दिनों के न्यूज़पेपर्स छोड़ देंगे। हम इनको रिवाइज कर लेंगे प्रॉपर ढंग से। और 2018 के लिए तो वैसे भी हम काफ़ी कुछ डिस्कस करने वाले हैं, तो उनको एक प्रकार से डरने की आवश्यकता नहीं है। तो याद रखिएगा इस चीज़ को कि 2 हफ्तों के लिए अब द हिंदू न्यूज़ डिस्कशन हम नहीं करेंगे। और जैसे ही प्रीलिम का पेपर होगा उसके बाद हम नए फ्लेवर में दूसरे न्यूज़पेपर्स को ऐड करके नए अंदाज में हिंदू एडिटोरियल डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं ये मानसून वाले आर्टिकल से। देखिए मानसून आ गया हमारे देश के अंदर में और केरला में मानसून ने दस्तक दी। और मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, एक बात याद रखिएगा, देखिए मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है ये अर्थ साइंस मिनिस्ट्री के अंदर में आता है। तो ट्रैप है ये। हम यूं भी सोच सकते हैं एग्जाम के अंदर में ये साइंस एंड टेक मिनिस्ट्री के अंदर में आता है, लेकिन नहीं, याद रखिएगा अर्थ साइंस मिनिस्ट्री के अंदर में ये आता है। तो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने फोरकास्ट करी कि इस बार जो मानसून है वो ठीक ठाक रहेगा और 89% के आसपास मानसून रहेगा। तो डरने की आवश्यकता नहीं है इल नीनो से। पहले इस प्रकार की संभावना जताई जा रही थी, देखिए इल नीनो आ सकता है। इल नीनो तब आता है जब एक प्रकार से पैसिफिक ओशन के ईस्टर्न कोस्ट पे वार्मिंग होती है, तो ये वार्मिंग के कारण में इंडियन मानसून पे भी फर्क पड़ता है। तो संभावना जताई जा रही थी कि इस बार इल नीनो आएगा, जबकि इल नीनो नहीं आएगा। मतलब इल नीनो आएगा तो भी उसका मानसून पे फर्क नहीं पड़ेगा। ये देखिए मानसून का पूरा एक प्रकार से पाथ है। 1 जून के आसपास ये आता है केरला में। अरेबियन ब्रांच, मानसून दो ब्रांचेस से आता है। अरेबियन ब्रांच एक दूसरे बे ऑफ बंगाल ब्रांच से भी आता है, 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। तो बे ऑफ बंगाल भी 1 जून को एंटर कर जाती है, ये ब्रांच भी इंडिया के अंदर में। और दिल्ली के आसपास रीजन में आएगा ये 15-20 जून के आसपास। ये देखिए 29 जून के आसपास। तो ये मानसून का पाथ है। तो लेकिन देखिए इस बार जो कई सारी चीज़ें हैं वो ध्यान देने योग्य हैं। क्या, देखिए इस बार जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है वो नई तकनीक का इस्तेमाल कर रहा है फोरकास्टिंग के लिए। इंप्रूव्ड डायनामिक फोरकास्टिंग मॉडल है इनके पास में। इस साल हर साल ये प्रेडिक्शन करते हैं तो कुछ ना कुछ एक प्रकार से ऑफ द मार्क चल जाता है, इनका प्रेडिक्शन सही नहीं हो पाता। लेकिन इस बार इन्होंने नई टेक्नोलॉजी, नई तकनीक अपनाई है। तो इस बार ये भी देखना होगा कि क्या इनकी जो तकनीक नई इन्होंने अपनाई है कि वो वास्तव में वो सही ढंग से फोरकास्टिंग कर पाती है, सही ढंग से वेदर या क्लाइमेट के बारे में बता पाती है, नहीं बता पाती। और दूसरा ऐसा साल है, ये खुशी की बात है कि दूसरा लगातार ऐसा साल है जब बारिश ठीक ठाक होगी। पिछले साल भी जो बारिश थी वो ठीक ठाक हुई थी, नॉर्मल मानसून था। अब देखिए जिस देश में 60% जो किसान हैं वो बारिश पर डिपेंड रहते हैं, तो निश्चित तौर पर ये काफ़ी अच्छी बात है। इसके अलावा और भी काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं जो हमें खुशी दे सकते हैं कि ऑयल प्राइसेस काफ़ी कम है, महंगाई कम है। तो रूरल इलाकों में, ग्रामीण इलाकों में प्रोस्पेरिटी यानी खुशहाली आ सकती है इन सभी कारणों के कारण में। और में देखिए तो इन चीज़ों से क्या होगा, जो हमारा रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इंप्रूव होगा, फार्मर्स की सोशो इकोनॉमिक जो कंडीशंस हैं वो इंप्रूव होगी। एक देखिए रिपोर्ट के अनुसार 31.44% जो रूरल हाउस होल्ड्स हैं वो तो कर्ज के बोझ तले दबे होते हैं। तो निश्चित तौर पर ये सारे जो फैक्टर्स हैं उनको कर्ज के बोझ से उभारेगा। आगे देखिए अब लेकिन
कुछ ऐसी और चीजें हैं जिन पे जो भी उल्लेखनीय है, जिन पे भी गवर्नमेंट को ध्यान देने की आवश्यकता है। देखिए, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने प्रेडिक्शन किया कि कुछ राज्य जैसे कि राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, गोवा और तमिलनाडु के कुछ पार्ट्स, यहां पे जो रेनफॉल होगी वो कम होगी सामान्य से, जबकि कुछ दूसरे पार्ट्स हैं जैसे कि केरला, कर्नाटका, वेस्टर्न घाट्स, इन सभी रीजन्स में नॉर्मल से अधिक बारिश होगी। तो एक प्रकार से गवर्नमेंट को क्या रहना चाहिए? देखिए, हर साल क्या होता है, कभी किसी साल अच्छी बारिश आती है, किसी साल नहीं आती, और किसी रीजन में अच्छी बारिश आती है, किसी राज्यों में नहीं आती। तो गवर्नमेंट को देखिए ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना चाहिए, अपने आप को तैयार करना चाहिए, ताकि जब भी मानसून बाय चांस ठीक ना आए, या तो पूरे इंटेंसिटी में ना आए, लेट आए, या फिर किसी रीजन में आए, किसी रीजन में ना आए, लेकिन देखिए हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इस प्रकार से होना चाहिए कि फार्मर्स को ज्यादा से ज्यादा इरिगेशन की फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाए। अगर बारिश ना भी आती है मान लीजिए किसी साल, तो हम तैयार हो सकें, सूखा आता है तो भी हम तैयार रह सकें। इस प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार किए जाने की आवश्यकता है। और क्या है आगे इसमें? और देखिए, सेम बात है कि 60% के आसपास किसानों के पास में तो इरिगेशन फैसिलिटी भी नहीं है। और वे फॉरवर्ड में क्या करना चाहिए? वे फॉरवर्ड में देखिए सेम बात है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स को मिलके जब भी कोई सूखा आता है उसके प्रति किसानों पे उसका फर्क ना पड़े, तो अपने आप को रिजिलियंस बनाना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहिए, कैपेसिटी बिल्डिंग करनी चाहिए किसानों की। और दूसरे जो अर्बन वाटरवेज हैं उनको भी क्लियर करने की आवश्यकता है। काफी मात्रा में वहां पे एक प्रकार से सॉलिड वेस्ट जमा हो जाता है। और दूसरा देखिए, न्यू रिजर्वर्स भी बनाने की आवश्यकता है, वाटर को कंजर्व किए जाने की आवश्यकता है। एक तरफ तो देखिए कई बार हमारे कई ऐसे रीजन्स हैं जहां पे बाढ़ आ जाती है, दूसरी तरफ हमारी जो म्युनिसिपल सप्लाई है वो पीने योग्य पानी को भी प्रोवाइड करवा पाने में सक्षम नहीं है। तो विडंबना नहीं है, एक साइड तो इतना सारा जो पानी है वो बाढ़ में एक प्रकार से आ जाता है, और दूसरी तरफ म्युनिसिपल जो कॉर्पोरेशन हैं वो पीने योग्य पानी भी नहीं प्रोवाइड कर पाती। और देखिए दूसरी तरफ में पोल्यूशन काफी ज्यादा हो जाता है। पोल्यूशन जो वाटर बॉडीज हैं उनके अंदर में कई बार इतना ज्यादा हो जाता है कि एक प्रकार से देखिए वो उस पानी को हम यूज कर सकते हैं, प्रोडक्टिव बना सकते हैं, अगर इतना ज्यादा पोल्यूशन उन वाटर बॉडीज के अंदर में ना हो। लेकिन पोल्यूशन होने के कारण में वो पानी एक प्रकार से रिसाइकल भी कई बार उनको कर पाने में काफी दिक्कत होती है। और फिर यही सेम बात है कि मानसून अच्छा है तो देखिए इसका असर हमारे देश की इकोनॉमी पर काफी अच्छा असर पड़ेगा, और सही टाइम है गवर्नमेंट को इस टाइम को यूटिलाइज करते हुए, इस मौके को यूटिलाइज करते हुए और ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना चाहिए। अगला आर्टिकल देखिए, अगला आर्टिकल तो देखिए दो पिक्चर्स हैं, यहाँ पे दो पिक्चर्स पूरी तस्वीर को बयां कर रही हैं। एक तरफ तो देखिए काफी मात्रा में जो फूड है वो वेस्ट हो जाता है, दूसरी तरफ में एक प्रकार से बहुत सारे लोगों को खाने के लिए, मतलब उनको देखिए खाने योग्य खाना नहीं मिल पाता, खाने योग्य खाना थोड़ा ऐसा वर्ड हो गया। अब देखिए फूड वेस्ट की बात करें तो ये आज फूड प्रोडक्शन में काफी ज्यादा बढ़ोतरी हो गई है, और टेक्नोलॉजी में भी काफी ज्यादा एडवांसमेंट हो गई है। इन सब चीजों के बावजूद आज भी देखिए 3 में से 1 जो व्यक्ति है वो भूखा रह जाता है। ऑलमोस्ट पूरे वर्ल्ड की आज जो पॉपुलेशन है वो 7 बिलियंस है, उसमें से 800 मिलियंस लोग जो है उनको खाना नहीं मिल पाता प्रॉपर ढंग से, और इसके लिए देखिए काफी सारी चीजें रिस्पॉन्सिबल हैं। और दूसरी तरफ देखिए ड्रग्स, तंबाकू, अल्कोहल, यानी इन चीजों की वजह से जितने रोग होते हैं उससे ज्यादा रोग तो तब होते हैं जब प्रॉपर ढंग से जो लोग हैं वो खाना नहीं खाते, समझ गए? यानी अच्छा खाना ना खाने की वजह से बल्कि ज्यादा डिजीज होते हैं बजाय कि ड्रग्स, तंबाकू और अल्कोहल के। और सबसे ज्यादा जो असर पड़ता है वो पड़ता है वुमेन्स और चिल्ड्रंस पर। और पॉपुलेशन तो देखिए बढ़ती जा रही है, तो और जो ये समस्या है और ज्यादा विकराल रूप धारण करती जा रही है। देखिए अब यहाँ पे हर एक दिन 2 लाख नए लोग ऐड हो जाते हैं वर्ल्ड की पॉपुलेशन में, जबकि इंडिया उसमें कंट्रीब्यूट करता है, हर एक दिन 58,000 नए लोग ऐड हो जाते हैं इंडिया की तरफ से। तो ये एक प्रकार से यहाँ पे ध्यान देने की आवश्यकता है। आगे क्या है? आगे देखिए जो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उसमें भी एक प्रकार से टारगेट 3 यही कहता है कि जो फूड वेस्ट होता है, यानी पर कैपिटा जो ग्लोबल फूड वेस्ट होता है उसको आधा किया जाना है रिटेल लेवल पे और कंज्यूमर लेवल्स पे। और इसके अलावा देखिए जो खेतों में यानी फसलों की कटाई के बाद में कोल्ड स्टोरेज के अभाव में जो खाना वेस्ट हो जाता है वहां पे भी एक प्रकार से इंप्रूवमेंट लाने की आवश्यकता है और इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किए जाने की आवश्यकता है, ताकि वहां पे पोस्ट हार्वेस्ट जो लॉसेस हैं, यानी खेतों में फसलों की कटाई के बाद में वहां लॉसेस ना हो। अब देखिए इंडिया का ही एग्जाम्पल ले लीजिए। इंडिया में एक प्रकार से जो आवश्यकता है इसकी कोल्ड स्टोरेज की वो काफी ज्यादा है, लेकिन हमारे देश में कोल्ड स्टोरेज के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर काफी कम है। और 1.3 बिलियंस यानी 130 करोड़ का हमारा देश, जिसमें से 200 मिलियंस लोग आज भी भूखे रह जाते हैं, तो अपने आप में ये चिंतनीय विषय है। अब देखिए बात आती है कि इस साल जो सेव फूड कांग्रेस आयोजित हुई थी यहाँ पे डसेल्ड्रोफ में, सेव फूड कांग्रेस, डसेल्ड्रोफ है ये जर्मनी के अंदर में। ये जो देखिए जो सेव फूड कांग्रेस आयोजित हुई थी उसमें काफी सारी चीजों पर ध्यान देने की आवश्यकता बताई गई थी। एक तो देखिए टेक्नोलॉजी का यूज किए जाने की आवश्यकता है, इंफॉर्मेशन अच्छी होनी चाहिए, ये सारे पॉइंट्स वे फॉरवर्ड में भी आएंगे।
और एक प्रकार से कंज्यूमर के बिहेवियर्स में भी, यानी उतना ही खाना हम खरीदें जितना हम यूज कर सकें और खाने को वेस्ट ना करें बिल्कुल भी। तो ये कंज्यूमर्स का जो बिहेवियर है वहां पे भी चेंज लाने की आवश्यकता है। अब आता है देखिए, इवन दो अलग अलग पैटर्न है। देखिए डेवलप्ड कंट्रीज में अलग पैटर्न है। डेवलप्ड कंट्रीज में जो खाना वेस्ट होता है वो इसलिए होता है लोगों के पास में पैसा बहुत है, इसलिए वो जितनी जरूरत होती है उससे ज्यादा फूड खरीद लेते हैं, बाद में वो वेस्ट हो जाता है। जबकि इमर्जिंग इकोनॉमीज जैसे हमारे जैसे देश में फूड वेस्टेज का पैटर्न बिल्कुल अलग है। हमारे देश में देखिए फूड तब वेस्ट हो जाता है जब हम एक प्रकार से फसलों की कटाई के बाद में उसको सहेज के नहीं रख सकते। कई बार ये खबरें आती हैं कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में भी काफी सारा जो फूड है वो वेस्ट हो जाता है। कोल्ड स्टोरेज, पेरिसेबल आइटम्स जैसे सब्जियां या फिर जो फ्रूट्स हैं उनके लिए कोल्ड स्टोरेज की फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है। तो हमारे जैसे इंडिया जैसे इमर्जिंग जो इकोनॉमीज है वहां पे इन सभी कारणों से फूड वेस्ट होता है। अब जैसे इंडिया का ही एग्जांपल ले लीजिए, 66 मिलियन टन की हमें आवश्यकता है कोल्ड स्टोरेज की, लेकिन अभी फिलहाल जो नेशनल जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो सिर्फ है 30 मिलियन टन। तो कितनी कम फैसिलिटी हमारे पास में कोल्ड स्टोरेज की अवेलेबल है, और जबकि अवेलेबल होनी चाहिए 66 मिलियन टन की। उसके बाद में देखिए खाना जब वेस्ट होता है तो वो सिर्फ खाने का वेस्ट नहीं होता, काफी सारे न्यूट्रिशन का उसके अंदर, खाने के अंदर में जो न्यूट्रिशन होता है उसका वेस्ट होता है, प्रोडक्टिविटी का लॉस होता है, और ये पूर्णतः जीडीपी का लॉस होता है। काफी हमारी इकोनॉमी को काफी नुकसान पहुंचता है खाने के वेस्ट होने के कारण में। अब देखिए हमारे लोगों के अंदर में जो हेल्थ पर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है, उनके न्यूट्रिशन पे बुरा प्रभाव पड़ता है। इतनी सारी कैलोरीज, फैट्स, प्रोटीन्स वेस्ट हो जाते हैं जिनको इस्तेमाल इन मैक्रोन्यूट्रिएंट्स को इस्तेमाल किया जा सकता था, इससे लोगों की हेल्थ को इंप्रूव किया जा सकता था। और जबकि देखिए जो पेरिसेबल आइटम्स हैं वो तो बल्कि ज़्यादा वेस्ट होते हैं, सब्जियां या फ्रूट्स, और इनमें तो काफ़ी बड़ी मात्रा में माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, और ये भी एक प्रकार में बहुत ज़्यादा कंसर्निंग इशू है। तो यानी कहने का मतलब है कि मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स दोनों वेस्ट हो जाते हैं। और उसके बाद में तो देखिए जो अर्बनाइजेशन या फिर राइजिंग इनकम लेवल्स है उसका तो बल्कि और ज़्यादा बुरा प्रभाव पड़ रहा है खाने को वेस्ट को लेकर। तो कंज्यूमर के बिहेवियर्स को चेंज किए जाने की आवश्यकता है। और ये देखिए हमारे देश में 17% पॉपुलेशन है पूरे वर्ल्ड की, 17% पॉपुलेशन है पूरे वर्ल्ड की। और थोड़े बहुत फैक्ट्स हैं याद रहें तो देखिए 1/3 जो हमारे देश में बच्चे हैं वो अंडरवेट हैं, और 1/4 जो एक प्रकार से जो पॉपुलेशन है वो अंडरनरिश्ड है। तो लेकिन देखिए ये याद नहीं रहेगा 1/3 क्या है, 1/4 क्या है, ये इंपॉर्टेंट भी नहीं है। बस ये जो चीज़ें हैं वो याद रखिएगा, ऐसे में कई बार अपने आर्ग्यूमेंट्स को पेश करने के लिए काम आती हैं ये चीज़ें। जैसे कि वर्ल्ड के सबसे ज़्यादा अंडरनरिश्ड पीपल है हमारे देश में है, सबसे ज़्यादा अंडरवेट जो बच्चे हैं हमारे देश में है, सबसे ज़्यादा जो भूखे लोग हैं वो हमारे देश में है। तो ये सिंपल से फैक्ट्स हैं, आर्ग्यूमेंट को आगे बढ़ाने में काम आते हैं छोटे छोटे फैक्ट्स। अब ये याद नहीं रहेंगे 1/3 क्या है, 1/4 क्या है, इतना दिमाग पे बर्डन डालना भी नहीं है। अब देखिए ये जो सारी चीजें हैं, अगर ये जो फैक्ट्स हैं ग्रीन पिक्चर पेश करती हैं, इतने ज्यादा भूखे लोग, इतने ज्यादा अंडरवेट चिल्ड्रंस, तो कैसे हमारे देश की जो वर्क फोर्स है वो स्वस्थ रहेगी? अगर स्वस्थ नहीं रहेंगे तो कैसे हम हमारे देश के इकोनॉमिक डिविडेंड जो हम कहते हैं कि देखिए हमारे देश में जो बड़ी मात्रा में हमारे देश में जो युवा लोग हैं और इससे देश की इकोनॉमी को आगे ले जाया जा सकता है, तो क्या फायदा होगा अगर उनको वो स्वस्थ नहीं होंगे, उनकी एक प्रकार से जो हेल्थ है वो अच्छी नहीं होगी। तो ये अपने आप में इसलिए ये जो इशू है और भी ज्यादा गंभीर हो जाता है। अब देखिए वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जो 2017 है उसमें इंडिया को 155 कंट्रीज में से लिस्ट में से 122वां स्थान मिला। और जबकि देखिए 2014-16 में ये और ज्यादा पिक्चर्स ग्रीन होती जा रही है, जबकि 2005-7 में तो सिचुएशन ठीक थी। तो क्या कारण है 2005-7 से लेके अभी जो सिचुएशन है और ज्यादा खराब हो गई? तो मेजर जो रीजन है वो तो ये है कि देखिए जो सोशल फैक्टर्स हैं और हेल्थ इंडिकेटर्स हैं वो डिक्लाइन हो रहे हैं हमारे देश के। तो ये एक मेजर रीजन है। जो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जो है, ये देखिए वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जो है वो जारी की जाती है यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क के द्वारा। और अभी मध्य प्रदेश ऐसा राज्य बना था, कल हमने ये डिस्कस किया था, मध्य प्रदेश ऐसा राज्य बना था जिसने एक प्रकार से पहली बार हैप्पीनेस डिपार्टमेंट की स्थापना की थी हमारे देश के अंदर में। एग्रीकल्चर की बात करें तो देखिए एक ये मेन ड्राइवर है इंडिया की ग्रोथ की। अगर इंडिया को ग्रोथ के रास्ते पे ले जाना है लंबे समय तक, अगर गवर्नमेंट चाहती है कि इंडिया की जो ग्रोथ है वो सस्टेनेबल हो, तो एग्रीकल्चर सेक्टर को आगे ले जाना काफ़ी जरूरी है। और हमारा जो देश है वो 3rd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द फूड है, सबसे ज़्यादा 3रे नंबर पे सबसे ज़्यादा खाना प्रोड्यूस होता है हमारे देश के अंदर में। और लेकिन पिछले 15 सालों की बात करें तो एनालाइज करें तो हम पाएंगे कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर है टारगेटेड 4% से ग्रो नहीं कर रहा है। तो इन्वेस्टमेंट है वो डबल किए जाने की आवश्यकता है अगर फार्मर्स की इनकम को डबल करना है तो इसके लिए ना सिर्फ टेक्नोलॉजी को हार्नेस करना पड़ेगा और भी काफ़ी सारे कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। अब देखिए
ये जो सेम बात है, काफ़ी सारी चीज़ों की तरफ ध्यान देने की आवश्यकता है। एक तो देखिए फूड सिस्टम में इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता है। फूड सिस्टम की बात करें तो यहाँ पे स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन और प्रोसेसिंग, ताकि फूड में देखिए कोल्ड स्टोरेज बनाए जा सकें और वैल्यू एडिशन हो सके, ताकि जो पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेज हैं, फसलों की कटाई के बाद में जो लॉसेज है वो ना हो। अनाज मंडियों में जैसे खाना सड़ जाता है, जो ग्रेन्स हैं वो सड़ जाते हैं, लेकिन प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास में नहीं है, तो उन सब चीज़ों पर ध्यान देने की आवश्यकता है और इन्वेस्टमेंट किए जाने की आवश्यकता है। दूसरी तरफ देखिए इंफॉर्मेशन सिस्टम में भी इन्वेस्टमेंट किए जाने की आवश्यकता है, ताकि कम से कम ये आइडेंटिफाई किया जा सके कि कौन से रीजन में कितना लॉस होता है और कैसे उस लॉस को बचाया जा सकता है। तो इंफॉर्मेशन सिस्टम अच्छा होना चाहिए। इसके अलावा देखिए टेक्नोलॉजी भी ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किए जाने की आवश्यकता है, ताकि सप्लाई और डिमांड के बीच में सामंजस्य स्थापित किया जा सके। जितनी डिमांड हो उतनी ही सप्लाई हो सके, तो इस बारे में बैलेंस बनाने की आवश्यकता है। और पब्लिक प्राइवेट जो पार्टनरशिप है वहां पे भी हमें ध्यान देने की आवश्यकता है, ताकि देखिए जो जितने लॉसेस होते हैं, जितनी फसलें खराब हो जाती हैं, वो लॉसेस को कम किया जा सके। और उसके अलावा देखिए हम क्या कर सकते हैं, फूड बैंकिंग नेटवर्क को स्टैब्लिश कर सकते हैं। जो फूड बैंकिंग नेटवर्क होंगे वो सिविल सोसाइटी के साथ में अटैच्ड होंगे, और उससे क्या होगा, अटैच्ड होंगे तो ये सारी एक प्रकार से बैलेंस बनाएंगे पूरे सप्लाई चेन के अंदर में, कहाँ पे कितने डिमांड है, और फिर किसानों के साथ में उनको एक प्रकार से इंफॉर्मेशन नेटवर्क बना के ये बताएंगे कि आप ये फसलें उगा लीजिए। तो ये भी काफ़ी जरूरी है जो फूड बैंकिंग नेटवर्क जो है। तो इन सभी चीज़ों को अगर हम करेंगे तो देखिए जो फूड लॉसेस हैं उनको मिनिमाइज किया जा सकता है। तो अगर हमें फूड को वेस्ट होने से बचाना है तो इन सभी चीज़ों, ये सभी स्टेप्स उठाने पड़ेंगे। अगला जो आर्टिकल है देखिए किसानों की इनकम को लेकर ये आर्टिकल है। देखिए शुरू में ये स्टार्टिंग करते हैं मुगल रेवेन्यू सिस्टम से। जैसे ऐसे की स्टार्टिंग होती है तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में लेकर जाया जाता है, तो उसी प्रकार से इन्होंने अपने आर्टिकल की स्टार्टिंग करी है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से। ये कहते हैं कि देखिए मुगल रेवेन्यू सिस्टम ऐसा था, उस समय किसानों पर टैक्स लगाया जाता था, और जो किसानों पर 33% से लेकर 50% टैक्स लगाया जाता था। उस समय किसानों की जो कंडीशंस है वो काफ़ी ख़राब रहती थी। उसके बाद में जो ईस्ट इंडिया कंपनी आई, इन्होंने भी किसानों पे टैक्स लगाना स्टार्ट किया, और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भी टैक्स लगाया। ये सारे जो हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं, परमानेंट सेटलमेंट, इसमें जमींदारों को अधिकार दे दिया गया था रेवेन्यू इकट्ठा करने का, यानी जमींदारों को एक प्रकार से जमीन का अधिकार दे दिया गया था। रयोतवारी सिस्टम में डायरेक्टली रयोत से यानी किसानों से टैक्स वसूला जा रहा था। महलवारी सिस्टम में पंचायत से टैक्स वसूला जा रहा था। तो ये सारे जो सिस्टम, अलग अलग सिस्टम अपनाए अंग्रेजों ने। लेकिन देखिए उस समय किसानों की जो सिचुएशन थी वो काफ़ी ख़राब हो गई थी, और एग्रीकल्चर सेक्टर में जो ग्रोथ रेट थी वो काफ़ी कम थी। और ये थोड़ा एक फैक्ट है, अगर याद कर सको तो 1891 से लेकर 1947 के बीच में जो एग्रीकल्चर आउटपुट थी यानी ग्रोथ रेट थी वो सिर्फ 0.37% पर एनम थी। उसके बाद में देखिए एग्रेरियन रिफॉर्म्स कमेटी आई 1949 के अंदर में। उस समय लैंड रिफॉर्म्स की बात की गई थी, यानी कई एक प्रकार से इनइक्वालिटीज़ थी काफ़ी ज़्यादा, कई लोगों के पास में काफ़ी लैंड उपलब्ध था, तो एक प्रकार से इवन लैंड उपलब्ध हो किसानों के पास में ताकि वो भी खेती कर सकें। तो इस डायरेक्शन में काफ़ी सारे लैंड रिफॉर्म्स आए थे। इवन जो इंटरमीडिएरीज थे उनको भी किसानों ने हटाया, गवर्नमेंट ने हटाया था, और भी काफ़ी तरह के लैंड रिफॉर्म्स आए थे। और बाद में आपको याद होगा 1966 के पास में ग्रीन रेवोल्यूशन आई थी। तो ये पूरा हिस्ट्री बता रहे हैं एक बार। तो फिर ये कहते हैं कि देखिए कुछ फैक्ट्स दे रहे हैं अपनी आर्ग्यूमेंट को आगे रखने के लिए, सब्सटेंस देने के लिए। ये कहते हैं कि देखिए 2014 के आंकड़ों को हम कंसिडर करें तो एग्रीकल्चर जो इनकम अगर इकट्ठी की जा सकती थी, अगर किसान जो टैक्स देते थे, तो उसका आंकड़ा है 9,338 करोड़। यानी अब किसानों को टैक्स नहीं देना पड़ता। इसका मतलब जो एग्जाम्पशंस मिली हुई है वो है 9,338 करोड़ के आसपास। लेकिन फिर ये कहते हैं कि देखिए काफ़ी संख्या में इसमें डिस्क्रिपेंसीज हैं, और एक सर्वे के अनुसार मान लीजिए 2,746 ऐसे जो अपने 2014-15 के अंदर में जो किसानों ने इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल किए, उसमें से ये तस्वीर सामने आती है कि 2,746 ऐसे किसान हैं जिन्होंने अपनी इनकम को एक प्रकार से 1 करोड़ बताया है। समझ गए? 2,746 ऐसे किसान हैं जिन्होंने अपनी इनकम को 1 करोड़ से ज़्यादा बताया है। तो फिर ये कहते हैं कि अगर 9,700 कितना है ये, हाँ 9,73,000 जो फार्म होल्डिंग्स हैं उन पे अगर टैक्स लगाया जाए जो कि 10 हेक्टेयर से ज़्यादा है, तो गवर्नमेंट कितना टैक्स इकट्ठा कर सकती है? अगर मान लीजिए इतना जो लैंड, जो लार्ज फार्म होल्डिंग्स है जो 10 हेक्टेयर से ज़्यादा है, अगर इन पर टैक्स लगाती है तो गवर्नमेंट 1200 करोड़ इकट्ठा कर सकती है, और इन किसानों की जो एवरेज एनुअल इनकम होगी वो 5 लाख से ज़्यादा होगी। समझ गए? तो सिर्फ 1200 करोड़। तो ये इन्होंने कंक्लूजन ये निकाला कि अगर गवर्नमेंट अगर टैक्स लगाती है तो भी एक प्रकार से 1200 करोड़ गवर्नमेंट इकट्ठा कर सकती है। लेकिन ये
जो टैक्स लगाना एग्रीकल्चर इनकम पे काफी ना सिर्फ एक प्रकार से बहुत मुश्किल भरा फैसला होगा, बल्कि टैक्स वसूलना भी काफी डिफिकल्ट होगा। उसके काफी सारे रीजंस देते हैं। ये कहते हैं कि देखिए भूतपूर्व में भी, पास्ट में भी काफी सारी कोशिशें की गई। इवन KN राज जो कमेटी थी उन्होंने भी कहा कि एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स लगना चाहिए और स्लैब्स फॉर्म में लगना चाहिए, लेकिन कई सारी दिक्कत हैं। देखिए अब कई अलग अलग रीजन्स में अलग अलग क्रॉप्स की अलग अलग प्रोडक्टिविटी है। अब मान लीजिए हरियाणा पंजाब के खेत हैं, यहाँ पे ग्रेन की जो अनाज है उसकी प्रोडक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा होती है और इतनी प्रोडक्टिविटी नहीं हो पाती दूसरी जगह पे। तो कहने का मतलब क्या है, किसी फसल की प्रोडक्टिविटी किसी रीजन में कितनी है और कहीं कुछ ज़्यादा है, तो ये कैसे पता लगाएंगे कि कैसे गवर्नमेंट एक कैसा कॉमन यूनिफाइड पैरामीटर निकालेगी कि इतना टैक्स लगना चाहिए गेहूं पर, तो इस प्रकार से काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। उसके अलावा और भी काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं, जैसे कि मान लीजिए सूखा आ गया, बाढ़ आ गई, पेस्ट का अटैक हो गया, तो इन सब चीज़ों को भी जो गवर्नमेंट को ध्यान रखना पड़ेगा टाइम टू टाइम। और ये चीज़ें जो होती हैं वो लोकलाइज्ड होती हैं। अगर सूखा आता है तो हमारे देश में एक साथ सूखा नहीं आता, लोकल जगह पे भी आ सकता है, बड़ी जगह पे भी आ सकता है। तो लोकलाइज्ड भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। और पहले से जो देखिए जब कंपनसेशन देने की बात आती है तो गवर्नमेंट की जो कंपनसेशन में काफ़ी सारी खामियां देखने को मिलती हैं। और जब टैक्स लगाएंगे तो बिल्कुल ही असंतोष पैदा हो जाएगा किसानों के अंदर में। और इंडिविजुअल फार्मिंग इकोनॉमीज, अब देखिए ऐसा होता है कई किसान देखिए काफ़ी मेहनत करते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं और ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं, काफ़ी ज़्यादा अपने एफर्ट्स लगाते हैं फसलों की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए। और कुछ किसान जो हैं वो कई बार एक प्रकार से उतने एफर्ट्स नहीं लगा पाते। तो हर एक फार्म की, हर एक खेत की अलग अलग इंडिविजुअल इकोनॉमी है। कुछ खेत जो हैं वो नदी के किनारे हैं, कुछ खेत जो हैं वो नदी से काफ़ी दूर हैं, कुछ खेतों में प्रोडक्टिविटी काफ़ी कम होती है क्योंकि उनकी ज़मीन जो है वो, जो पानी होता है उनकी ज़मीन के नीचे नमकीन होता है और एक प्रकार से फर्टिलिटी ज़्यादा नहीं है उनकी ज़मीन की। तो हर एक फार्म की अलग अलग इंडिविजुअल इकोनॉमी है, समझ गए? तो काफ़ी मुश्किल होगा कैसे टैक्स गवर्नमेंट लगा सकती है। और कई बार तो देखिए मल्टीपल क्रॉप फेलियर हो जाता है। जैसे अनफॉर्चुनेट मान लीजिए इस साल सूखा आ गया, नहीं आएगा, बिल्कुल भी नहीं आएगा, लेकिन बस एग्जांपल के तौर पे मान रहे हैं हम। देखिए आ गया सूखा और अगले साल भी सूखा आ गया, यानी बैक टू बैक 2 साल तक लगातार सूखा आ गया, मल्टीपल क्रॉप फेलियर हो गई। अब देखिए तीसरे साल थोड़ा बहुत फायदा होता है, तो क्या गवर्नमेंट उस साल टैक्स लगाएगी? लगातार 2 साल तो फसलें एक प्रकार से खराब हो गई, कुछ फायदा नहीं हुआ बल्कि किसानों को नुकसान हुआ। लेकिन तीसरे साल थोड़ा बहुत फायदा हुआ, तो क्या तीसरे साल गवर्नमेंट टैक्स लगाएगी उस चीज पे? क्या फार्मर्स उस चीज की भरपाई नहीं करेंगे जितना लॉस उनको पिछले 2 साल में हुआ है? तो कैसे इस चीज को पूरा मापा जाएगा, मेजर किया जाएगा? उसके बाद में कहते हैं कि देखिए इतने सारे एफर्ट्स लगा के गवर्नमेंट अगर थोड़ा बहुत टैक्स इकट्ठा कर भी लेगी तो क्या फायदा? एफर्ट्स ज्यादा हैं और टैक्स इकट्ठा उतना नहीं कर पाएगी, 1200 करोड़ के आसपास सिर्फ इकट्ठा होगा। जबकि देखिए इतने ज्यादा जो है वो जो एफर्ट्स लगाते हैं किसान जो हैं, उतने ज़्यादा एफर्ट्स के बावजूद फिर अगर ऐसे गवर्नमेंट टैक्स लगाने लगी तो परसेप्शन है वो एग्रीकल्चर सेक्टर के खिलाफ में काफ़ी ज़्यादा बेकार हो जाएगी और ये हमारी फूड सिक्योरिटी के लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक होगा। और उसके बाद में ये होता है कि देखिए कई बार जो किसान हैं वो अपने जो एक फसल के जो बीज हैं वो बचा के रखते हैं अगले साल के लिए, तो इससे तो फिर ये भी एक प्रकार से जो उनका बचाना होगा, सेविंग होगी अगले साल, तो वो फिर एक प्रकार से टैक्सेबल इनकम हो जाएगी। तो और भी काफ़ी सारे ऐसे ऐसे फैक्टर्स हैं छोटे छोटे जो ये बताते हैं कि देखिए फार्मर्स पे जो टैक्स लगाना बिल्कुल भी उचित नहीं है। एक तरफ तो गवर्नमेंट जो है वो सब्सिडी देती है और दूसरी तरफ टैक्स लगाने की बात करती है। जब आपको पता है, जब आप सब्सिडी दे रहे हो, कम से कम आप सब्सिडी को रैशनल कर दो। अगर आपको टैक्स लगाना ही है तो अमीर किसानों को आप सब्सिडी ना दो, तो किसानों को इससे तो दोहरी मार पड़ जाएगी। एक तरफ तो गवर्नमेंट सब्सिडी कम कर देगी और दूसरी तरफ गवर्नमेंट टैक्स लगाएगी। तो इस बात पे पूर्णतः ध्यान देने की आवश्यकता है। फिर क्या कहते हैं वरुण गांधी? तो ये कहते हैं कि ना सिर्फ देखिए टैक्स लगाना मुश्किल भरा फैसला होगा और कोई भी पॉपुलर गवर्नमेंट इसे नहीं टैक्स लगाएगी, बल्कि एक प्रकार से बहुत ज़्यादा मुश्किल है डिटरमाइन करना टैक्स कितना होना चाहिए। तो इससे अच्छा तो आप है लगाइए ही नहीं टैक्स, और एक प्रकार से एग्रीकल्चर सेक्टर में आप इंप्रूवमेंट लाइए, और यही सबसे बड़ा स्टेप गवर्नमेंट को आज उठाना चाहिए। ये पूरा आर्टिकल था। चलिए अगला आर्टिकल हम डिस्कस करते हैं। हम जीएसटी से रिलेटेड 3 पॉइंट्स हैं। देखिए पूरे देश में अब जीएसटी आने जा रहा है। काफ़ी सारे पक्ष में हमने पॉइंट्स डिस्कस किए कि कंप्लायंस बढ़ जाएगा, ट्रांसपेरेंसी आएगी और रेवेन्यू बेस है वो बढ़ जाएगा। और नुकसान में भी हमने काफ़ी सारे पॉइंट्स पढ़े कि जो टैक्स है काफ़ी ज़्यादा है और जो कई सारी स्लैब्स में टैक्स को डिवाइड किया गया है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी और इवन ऑडिट करने में भी परेशानी होगी। तो ये सारी चीज़ें भी हमने डिस्कस करी विपक्ष में। तो ये 3 नए पॉइंट्स आ रहे हैं। 3 नए पॉइंट्स क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि देखिए एक जो धारणा ये है कि एक टैक्स होगा तो काफ़ी कम होगा और कास्केडिंग ऑफ टैक्स को रोक दिया गया है, तो टैक्स जो है वो कम हो जाएगा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ेगा।
आर्टिकल कहता है कि देखिए बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। पहले डिफरेंट स्टेट्स के बीच में कंपटीशन होता था कम टैक्स को लेके, लेकिन अब वो कंपटीशन नहीं होगा। वो कंपटीशन नहीं होगा क्यों? क्योंकि पूरे देश में एक ही टैक्स है। पहले तो डिफरेंट जो स्टेट्स थे वो आपस में कंपटीशन करते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हमारे पास में आए, तो वो टैक्स रेट्स को कम रखते थे। अब जबकि सारे स्टेट्स के अंदर में एक ही टैक्स होगा तो कंपटीशन नहीं होगा, कंपटीशन नहीं होगा तो टैक्स रेट्स ज़्यादा हो जाएंगे। समझ गए? यानी ये तर्क थोड़ा उल्टा तर्क है, मतलब इसको यूज कर सकते हैं आंसर्स के अंदर में। दूसरा ये है कि देखिए ये धारणा भी बिल्कुल गलत है कि जितने ज्यादा टैक्स होंगे टैक्स रेट उतनी ही ज्यादा होगी। नहीं, ये कहते हैं कि देखिए अब गवर्नमेंट की वो टैक्स रेट देखिए 28% प्लस में सेस जो चौथे वाली टैक्स स्लैब थी, उसमें तो इफेक्टिव जो टैक्स रेट है वो 40% के आसपास हो जाएगा। तो इससे अच्छा तो पहले कई सारे टैक्स थे वही सही थे, कई सारे टैक्स को मिला के भी जो इफेक्टिव टैक्स था लास्ट स्लैब में वो 40% नहीं था। और यहाँ पे जीएसटी आने के बाद में अकेले एक टैक्स के कारण में इतना सारा टैक्स देना पड़ेगा कंज्यूमर्स को, या फिर कई सेक्टर्स में जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स हैं वहाँ पे। उसके बाद में तीसरा जो ये कारण बताते हैं, तीसरा ये कहते हैं कि जीएसटी अच्छा नहीं है। ये कहते हैं कि देखिए एक गलत मिथ इस्टेब्लिश्ड है कि अगर टैक्स बढ़ भी जाए तो उस टैक्स को कंज्यूमर नहीं पे करते। ये जो आर्टिकल कहता है कि देखिए ये बात बिल्कुल गलत है। जो बिजनेसमैन है कभी भी अपनी तरफ से टैक्स नहीं पे करेंगे, वो तो अपना मुनाफा पहले जो जितना कमाते थे वो उतना ही कमाएंगे। अगर गवर्नमेंट टैक्स बढ़ाती है तो डायरेक्टली बिजनेसमैन जो है उस प्रॉफिट को एक प्रकार से उस बर्डन को कंज्यूमर्स पर डाल देंगे, और कंज्यूमर्स को ज्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा, ज्यादा महंगी चीजें खरीदनी पड़ेंगी, तो इस प्रकार से भी नुकसान होगा। तो ये पूरा आर्टिकल था। तो खत्म हो गई आज की डिस्कशन। तो ठीक है, देखिए आज की लास्ट डिस्कशन थी। अब हम 2 हफ्तों के बाद में डिस्कस करेंगे, और आप एक प्रकार से जुड़ सकते हैं इस फेसबुक पेज पे। अगर कोई इन्फॉर्मेशन, अगर कोई नोट्स शेयर करने होंगे तो कल भी मैंने आपको बताया था करंट अफेयर्स की वीडियो में, आप जो ये फेसबुक पेज है यहाँ पे onlyis02 यहाँ पे कनेक्ट हो सकते हैं। कोई भी इन्फॉर्मेशन या फिर कोई भी नोट्स शेयर करने हो तो इस फेसबुक पेज पे डाल दिए जाएंगे। तो 2 हफ्तों के बाद में फिर से नए अंदाज में, नए फ्लेवर में हम मिलेंगे, फिर उसी उत्साह और उसी इंथुजियाज्म के साथ में। सो एंजॉय कीजिए 2 हफ्तों तक। थैंक यू वेरी मच।